हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो। 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 हाँ तू बहन चो ये बता, सुन ले, पहले सुन ले, तू गाली क्यों दे रहा है? पहले सुन ले बहन चो डंडी। तुम्हारी बहन मम्मी चो- होंगी और तुम्हारी बहन है यही। तेरी माँ का चूत सुनो, बहन चो, ठीक तेरी है ना? सुन ले। नहीं तुम तेरा रोज बहन रोज चो- गाली क्या करते हो? नहीं, जब तुम घर तेरा- छोड़ के नहीं, भाग गए हो तेरी माँ दूसरे का के चूत पास, बहन तो चो, फिर क्यों जो है वो कर रहे हो? तेरी माँ रवि का चूत बहन ये चो, बताओ, तेरा बहन- नहीं, नए नए तेरा नंबर बहन से चो- कॉल करके क्या सुन ले, साबित कर दोगे? तेरा बहन चो, तेरा बहन बोलो। जेवर चुराया हूँ बहन चो। अब हाँ सुन ले, सुन ले। हाँ तुमने अब मेरे बहन- सुनो 2017 में तुमने जो है जब हम सुन ले प्रेग्नेंट भाई थी तुमने तू। मारा था ना, दिनेश को सुन बुलाया ले। था ना रेप करने के लिए? क्यों मेरी बुलाया बात था? सुन ले, मेरी बात पहले सुन ले। तुम बताओ, सुन ले, अगर तुम पहले बताओ मेरे बच्चे की जान मेरे को तुमने ली थी कि नहीं ली थी? पहले ये मेरे को बताओ। अगर मेरी यूनिट में लिख के इंसाफ दिया मिल था। जाए बहन चो, तब बताना मेरे को। अगर तो तेरे तुम्हें इंसाफ मिल पैसे जाए, सुनो, पैसे के दम पे तुम रोक लोगे? कब तक ठीक है? रोकोगे? क्या तू जा रहे मले जा रहे ना? हाँ? अगर महिला लोग जा रहे महिला लोग आयो, अगर तेरे वो हाथ पे मिल जाए इंसाफ बताना मेरे को। तो पैसा तुम दे रहे हो ना भर भर के, जब सबकी जेब तुम भर रहे हो, मुंह बंद कर रहे हो, तो क्यों जो है होगा? बताओ मुझे। बहन चो रंडी बोले। सुन लिया आपने? इसीलिए मुझे ना 2017 में पॉइजन खाना पड़ा था अपनी इज्जत बचाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। ये 7 मई 2006 जिस दिन मेरे पति मेरी ज़िंदगी में आए और उनकी वजह से ससुराल वाले भी मेरी लाइफ में आए। सबसे बेकार दिन था मेरी लाइफ का। पूरी मतलब मैंने इतना जिया है, 33 की उम्र है लगभग, तो 33 साल में सबसे बेकार मेरा वो दिन था। चलिए कोई बात नहीं, किस्मत है, कर क्या सकते हैं। तो 29 मार्च 2017 को मैं जबलपुर से रायबरेली आई। जबलपुर मैं पहले वहाँ रहती थी हस्बैंड के साथ। तो जबलपुर की मैं छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जबलपुर में गई क्यों थी पहले? एक्चुअली ये हुआ था 2014 में मेरे हस्बैंड ने की फैमिली ने, मतलब मेरी नंदे थी, मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरे नंदोई, सब ने मिलकर के मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया था। सामान में भी कुछ नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, कपड़ों के साथ ऐसे ही भगा दिया था। उसके बाद मुझे मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे, तो उससे मैंने जो है घर का सामान खरीदा। एक कमरा किराए पे लिया रायबली में, आनंद नगर पे। वहाँ पे मैं और मेरा बेटा हम दोनों रहने लगे। पर वहाँ पे भी रह के ये हो रहा था ना कि मैं थी तो अपने ससुराल वालों से दूर, पर आए दिन मेरे नंदोई वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे कि भाई कमरा खाली करो, क्योंकि रविशंकर के पैसे लग रहे हैं। तुम राशन खा रही हो तो रविशंकर के पैसे लग रहे हैं। तुम कमरे का किराया दे रही हो तो रविशंकर के पैसे लग रहे हैं। तो जब मैं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मैंने बोला कि मैं भाई पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरे को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो। ससुराल से निकाल दिया, मैं रायबली में किराए के कमरे पे रहने आई हूँ, तो वहाँ से भी आप लोगों ने मुझे निकाल दिया है। तो मेरे पति को डर लगा कि मेरी फैमिली ऐसा ना हो कि जो है जेल चली जाए। तो इन्होंने जल्दी से जबलपुर में क्वार्टर लिया, आर्मी क्वार्टर। वहाँ पे मुझे और बच्चे को शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे भी रह रहे थे, पर ये था घर से निकालने का डर तो नहीं था हमारे अंदर। फिजिकली टॉर्चर था, मेंटली टॉर्चर था, कोई बात नहीं। हाँ ये भी होता था कभी कभी कि हाथ पैर बांध के बाथरूम में डाल दिया जाता था मुझे, कि मैं अपनी तकलीफें किसी से कह नहीं सकूं। पर मेरा बेटा था तो उसकी वजह से मैं चुप थी कि एक बच्चे की माँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इसलिए मैं सब सहती रही, और दिल में कहीं ये भी उम्मीद थी ना कि आज नहीं कल तो रविशंकर समझ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर चलिए कोई बात नहीं, मेरी किस्मत थी। 2014 से लेकर 2017 तक मैं जबलपुर में ही रही। इस बीच मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे डिप्रेशन हो गया।
एमएच में डॉक्टर बार बार मुझसे पूछता रहा कि कोई प्रॉब्लम। मैंने फिर भी नहीं बोला, क्योंकि पति ना हाथ पैर जोड़ करके रो धो करके माफ़ी मांग लेते थे कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, बच्चे के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो मैं सोचती थी कि शायद सच में इनको है प्यार मुझसे और मेरे बेटे से। इनकी चालाकियों में, इनके धोखे में मैं आ गई, सच बोलूँगी। 29 मार्च 2017 उस दिन ये मुझे जबलपुर से यहाँ पे क्वार्टर खाली करके, सरकारी क्वार्टर खाली करके ये मुझे रैवली में छोड़ने आए थे। तो मेरा ये था कि या तो आप भी पर्वत खेड़ा नहीं जाओ, या तो मुझे भी वहां रहने दिया जाए, क्योंकि मैं बीवी हूँ आपकी। अब आप साल में 80 दिन की छुट्टी आते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 80 दिन अपने घर में रहो और मैं 80 दिन अपने मायके में रहूँ, क्योंकि मैंने शादी की है आपसे। तो या तो आप मुझे डाइवोर्स दे दो, या तो आप लालगंज में ही बच्चे का जो है एडमिशन करा दो, मैं वहीं रहूँगी। मैं इनसे ये जिद करने लगी। ये आए थे तो मुझे रैवली छोड़ करके स्टेशन पर से मेरे घर गया। रैवली स्टेशन से मेरे घर में मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर था। तो वहाँ पे इन्होंने मेरे को छोड़ दिया और उसके बाद ये अपने घर चले गए। 29 ये अपने घर में रहे, 30 मार्च भी ये अपने घर में रहे, 31 तारीख को भी ये अपने घर में रहे। 1 तारीख को जब मैंने बोला या तो आप मेरे को लेने आओ या तो मैं खुद आ रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो जब इन्हें लगा कि भाई वो बीबी मेरी आ जाएगी, ये इनका ले जाने का मन नहीं था पर्वत खेड़ा, तो इनको लगा कि सानू खुद बच्चे को लेके आ जाएंगे या फैमिली वाले आ जाएंगे इनके, तो फिर तमाशा हो जाएगा। तो ये मुझे गए जल्दी। एक तो ये मेरे को लेने आने के लिए पहली बार तो मना कर रहे थे। ये कह रहे थे नहीं तुम अपने पापा के यहाँ रहो, और मैं बार बार फोर्स कर रही थी कि नहीं मुझे ससुराल में ही रहना है, नहीं तो आप फिर वहाँ पे जाके रहोगे, फिर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मुझे वहाँ पे ही रहना है, ससुराल में पर्वत खेड़ा में ही रहना है। तो ये मुझे ले तो गए, पर गुस्से में ही थे ये आए। तो वहाँ पे इन्होंने 1 तारीख को मेरे को से मारपीट की और बोला कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम जाओ अपने घर। तो मैंने कहा नहीं जाऊँगी। फिर मेरा सामान जो मेरी ज़रूरत का सामान था, ये सिर्फ 1 बैग लेके गए थे। 2 तारीख को जो है फिर मेरा कोई सामान तो वहाँ पे था नहीं, तो 2 अप्रैल को मैं जो है अब रैवली से मैंने ट्रक बुक किया। जो भी मेरा ज़रूरत का सामान था वो मैंने उस ट्रक में रखा, जैसे कि कूलर है और घड़ा है, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं मेरे को मिल रहा था। घड़ा था तो इन लोगों का ही अलग था, उसमें से मैं नहीं यूज़ कर सकती, मेरा बच्चा नहीं यूज़ कर सकता। गैस है, सिलेंडर है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारा मैंने उस ट्रक में डाला और मैं 2 तारीख को पहुँच गई। 1 तारीख को इनके साथ गई थी, 2 तारीख को मॉर्निंग में मैं अपने मम्मी के यहाँ गई हूँ बच्चे को ले करके, और वहाँ से फिर ट्रक करके 2 तारीख को ही मैं वापस आई हूँ पर्वत खेड़ा। वहाँ के लोगों ने भी देखा है ये चीज़। और सबसे बड़ी बात तो जब सामान उतर रहा था ना बक्से, तो वहाँ के गांव के कुछ लोगों ने भी हेल्प की है सामान उतरवाने में। तो जो अगर ये बोलते हैं ना कि वो रहना नहीं चाहती है, तो भाई तुम्हारी आंखें नहीं थी क्या? अगर जिस बंदे को रहना नहीं होगा तो वो जा करके ससुराल में अपना पूरा सामान क्यों डालेगा? कॉमन सेंस है, आपको समझना चाहिए कि कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है, कौन वो कर रहा है। मैं लेके गई। उसके बाद 1 तारीख को तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। 2 तारीख को मेरी सास, उस टाइम में मेरे ससुर जिंदा थे, मेरी नंदे, मेरी जिठानी, मेरे नंदोई दिनेश, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा, हद से ज़्यादा। उन लोगों का यही था कि भाई तुम अपने घर में जाके रहो। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। और इन्होंने 2 तारीख को सिर्फ घर में ही नहीं मारा मुझे, इन्होंने दरवाजे भी मारा। शाम का टाइम था, रात नहीं बोल सकते, शाम का टाइम होता है और गांव में लोग बाहर रहते हैं, गांव में पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। शाम के टाइम पे लोग जो जानवर चलाने जाते हैं वो वापस आया करते हैं, लोग काम से वापस आते हैं। तो कई लोगों ने देखा कि मुझे मारा गया है वहां पे
रविशंकर ने और उनकी फैमिली ने मारा है, मार के घर में बंद कर दिया है। क्योंकि ये लोग ना मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। फिर 3 तारीख को, मतलब 1 तारीख को इन्होंने मारा क्योंकि मैं ससुराल में रहना चाहती थी। 2 तारीख को मैं अपना सामान लेके गई कि नहीं मेरे को यहीं रहना है, आप चाहे जितना कर लो टॉर्चर, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, या तो आप मेरे को तलाक दे दो। 2 तारीख को इनकी पूरी फैमिली ने मिलके मेरे साथ मारपीट की, बहुत मारा। मतलब मैं उस चीज को बयान ही नहीं कर पा रही। मारा, ठीक है। फिर 3 तारीख को शाम को 6 बजे दिनेश आए, रघुनाथगंज के दिनेश, मारपीट करे चले गए, जिसमें मेरे पति, मेरी सास, मेरी नंद थी। उसके बाद शाम की टाइम पे तो दिनेश चले गए, पर रात में 9:30 बजे के लगभग, रात में, मतलब दिन में सबके सामने तो दिनेश चले गए हैं अपने घर, रात में फिर ये वापस आए हैं और इन्हें मेरी सास ने, मेरे पति ने बुलाया। ये लोग मुझे घर से निकाल रहे थे, इन्होंने मेरे को टॉर्चर किया, मैं घर छोड़ के नहीं गई। तब इन्होंने प्लान बनाया कि हम कुछ लोगों को बुला करके इसका रेप करवा देते हैं। और इसको बच्चलन साबित कर देंगे मुझे। जब ये बच्चलन साबित हो जाएगी तब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इन सब चीजों में मेरे हस्बैंड भी शामिल थे। उन्होंने ही फोन मिला के अपनी मम्मी को दिया था और उनकी मम्मी ने लोगों को बुलाया था। और रात में दिनेश आए भी हैं। और सबसे हरामखोर मेरी नंद है, जो उन्होंने अपने पति को इस चीज के लिए भेज दिया। मैं यही भगवान से दुआ करूंगी कि भगवान, उनकी एक बेटी है ना, मेरी नंद की, जो तकलीफें मैंने झेली ना, जो टॉर्चर मैंने झेला है, भगवान उसको भी दे एक बार। रात में लोग आए, मैं थी, मेरा बच्चा था उन जानवरों के बीच में जो मेरे ससुराल वाले थे। जब बाहर से लोग आए ना तो मैं डर गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया ना कि मैं क्या करूं। मैंने पॉइजन खा लिया। मुझे लगा कि जब मरना ही है ना तो इज्जत के साथ मर जाते हैं। बेइज्जत होने के बाद मरने से कोई फायदा नहीं होगा। पर जैसे जैसे मेरी जान जा रही थी ना, मैंने एक चीज बहुत महसूस की। उस दिन मैंने रात में ये सोचा ना कि अगर आज की डेट में मैं बच गई ना तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए अपने हक के लिए लड़ूंगी जरूर। क्योंकि मैंने ये देखा ना कि मेरे मरने का सब लोग इंतजार कर रहे थे। दिनेश है, सुनीता है, सूर्यपाल है, किशन दुलारी मेरी सास है, मेरी ननद है, सब लोग इंतजार कर रहे थे। रविशंकर हैं, सब लोग इंतजार कर रहे थे। और भी जो आए थे 2-3, सब इंतजार कर रहे थे। पर मेरा बेटा छोटा सा, वो मुझसे बोल रहा था कि मम्मी आपको क्या हो गया है, आप मर जाओगे तो मैं क्या करूंगा। मैंने उसी दिन मनी मन भगवान से बोला, भगवान आज कैसे भी करके मेरी जान बचा लो। उसके बाद मैं ये कभी नहीं करूंगी। जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानूंगी गलत लोगों से। कभी भी हुआ मैं लड़ूंगी। क्योंकि मैं अकेले नहीं हूं। मैं मर गई ना तो मेरे बच्चे का क्या होगा। उसको तो ये लोग ऐसे ही मार देंगे। जब ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं तो मेरे ना रहने पे ना मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे ये लोग। भगवान ने मेरी सुन ली। पता नहीं कहां से मेरे फादर और मेरे भाई और भी मेरे कुछ रिश्तेदार आ गए अचानक से। वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए जहां मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। और इन सब चीजों में सबसे मेन चीज ये थी कि उस टाइम में मैं 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और ये चीज मेरे पति को पता थी। उसके बावजूद
वो और उनके ससुराल वाले प्रॉपर मेरे को टॉर्चर करते रहे। यहाँ तक कि मेरे पॉइजन खाने के बाद भी मेरी सास ने मेरे पेट में तब तक लाते मारी जब तक उन्हें ये नहीं हो गया कि नहीं अब इसका बच्चा नहीं बचेगा। वो रात ना मैंने ना नर्क देखा है, मौत देखी, वो भी इतनी पास से। मेरी सास जब मेरे को मार रही थी, मेरे पेट पे लात मार रही थी, मेरा गला दाब रही थी अपने दोनों हाथों से। मेरा बच्चा छोटा ही था, पर उसे इतना पता था कि अगर किसी बच्चे का, किसी इंसान का गला दाबा जाता है तो वो मर जाता है। तो जब मेरी सास मेरा गला दाबने लगी ना, तो मेरे बच्चे में और मेरी सास में, मतलब वो बच्चा रहा होगा 8 साढ़े 8 साल का, मेरी सास में और मेरे बेटे में मारपीट स्टार्ट हो गई। मेरी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। जो मेरे पेट में था न मैं उसको बचा पा रही थी, न जो मेरा बच्चा 8.5 साल का था मैं उसको बचा पा रही थी। सबसे बेकार ये फीलिंग थी मेरे लिए कि एक बच्चा को तो मैंने खो दिया मेरा, दूसरा जो 8.5 साल का है वो मेरे लिए लड़ रहा है। तब मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मेरा बच्चा मेरी जिंदगी के लिए लड़ सकता है ना, तो मैं हार क्यों मानूं। उसके बाद मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही, जहां जबरदस्ती मेरे हस्बैंड को भी लेके जाया गया, क्योंकि मैं पहले लालगंज में रात में मेरे को लेके गया, तो वहां पे मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये लालगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है। वहां से फिर मेरे को रैवली रिफर किया गया ताकि मुझे अच्छा इलाज मिल सके, क्योंकि पॉइजन का केस था प्लस प्रेगनेंसी थी, जहां पे मैं 48 घंटे तक एडमिट भी रही। पर मेरे पति वहां पे साथ नहीं थे। मेरे पति पर्वत खेड़ा में थे। अपने घर वाले, अपने भाभी के साथ। उन लोगों को तो ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि ये बच जाए। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गई। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से ही भाग गए थे, मतलब एक रात में आए हम और जो है दूसरे दिन ही भाग गए ये। जिसके डिस्चार्ज स्लिप भी मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पर फिर तब भी मैंने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं की ना, क्योंकि मेरे को लगता था कि शायद कभी तो ये सुधर जाएंगे, कभी तो नहीं समझ में आएगा कि नहीं क्या है। और उसके लिए इन्होंने 6 बार रिटर्न में दिया है। 2017 से लेके 2024 तक इन्होंने 6 बार रिटर्न में मेरे को दिया है कि नहीं मैं सुधर जाऊंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। ये तो इनकी सिर्फ एक गलती थी।